हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक को पहुंच जाए। आज की क्लास है हमारी मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्लास जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। पोषण, जिसमें स्वपोषी और प्रपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ये दो टॉपिक है। तो स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण वाला पार्ट है, वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा मैं। और आज हम विषमपोषी पोषण के अंतर्गत मानव पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कंप्लीट करेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 मेंस एग्जाम साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, आरपीएससी ईओ एमओ आरएएस हाईकोर्ट एलडीसी वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, इन सभी एसएससी, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव तंत्र पाचन तंत्र की। तो देखो, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। दोनों पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कि मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के सिस्टम या तंत्र होते हैं। श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रेषण चरण तंत्र है। मानव पाचन तंत्र जो है वो मुख्यतः भोजन के ग्रहण करने से लेके भोजन के पाचन, फिर भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण और इजेक्शन यानी डिफेक्शन, ये सारे प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि मानव का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बनता है, जिसको हम आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के रूप में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। आहार नाल के अंतर्गत जो मेन जो पार्ट है आहार नाल के या डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो सारे पार्ट आ जाएंगे। पाचन ग्रंथियों में जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो पाचन में हेल्प करते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आहार नाल की बात करते हैं। तो ये लगभग 33 यानी 33 फुट लंबी एक गुहानुमा, कैविटी नुमा, एक नली नुमा संरचना या अंग है। इसमें कौन कौन से मुख्य पार्ट है? तो सबसे पहले है मुख गुहिका, माउथ कैविटी। उसके बाद ग्रास नली जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ईसोफेगस। उसके बाद आमाशय, स्टोमक 30 सेंटीमीटर। स्टोमक के बाद छोटी आंत जो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, डियोडिनम 25 सेंटीमीटर, इलियम 30 सेंटीमीटर और जेजुनम। ये 3 पार्ट होते हैं इस छोटी आंत या शुद्रांत्र के। इसके बाद बड़ी आंत या वृद्धांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और मलाशय, रेक्टम। और फिर पाचन ग्रंथियाँ हैं, जिसमें लार ग्रंथियाँ, यकृत, लीवर और अग्नाशय, ये 3 ग्रंथियाँ हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो हम आहार नाल और पाचन ग्रंथियों की यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल की। छोटी और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक मोटी नली विकसित होती है, जिसको सीकम कहते हैं। और इसी के छोर पर कर्मी कुमा उदार यानी वेम फॉर्म अपेंडिक्स स्थित होता है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं पोषण के चरण, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। मानव में पोषण के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले भोजन का ग्रहण करना यानी अंतर्ग्रहण, इजेशन। सेकंड है डाइजेशन यानी जो भोजन के जटिल अवयव है उनको सरल अवयवों में तोड़ना। फिर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, जो इसमें से पचित भोजन में से जो काम की चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इनका एब्जॉर्प्शन करना, ब्लड में ले लेना। फिर स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन यानी इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के सभी पार्ट तक, हर एक कोशिका तक भेजना। और लास्ट पार्ट है डिफेक्शन या इजेशन यानी मल त्याग। ये 5 प्रक्रियाएं इसमें होती है। अब हम इन पांचों स्टेप को समझने से पहले हम एक बार डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं इस पूरे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं और उनका क्या काम है या किस तरह की स्ट्रक्चर्स उनकी होती है। तो ये डायग्राम है, इसकी सहायता से हम एक एक करके सारे पार्ट्स को समझते हैं। देखो, ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें ये पार्ट्स है, कौन कौन से पार्ट है तो उनको क्या करके समझते हैं। सबसे पहले मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद में ईसोफेगस, और उसके बाद में स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और मलाशय। ये इसके मेन पार्ट है। एक एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखो, मैं आपको डायग्राम्स को थोड़ा एनालाइज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। मुख गुहा में 3 पार्ट होते। एक तो है टंग यानी कि जीहा, एक है दांत, और तीसरा पार्ट है यहाँ पर लार। तो मुख गुहा में के अंदर जीहा, टंग जो है, ये एक
मांसपेशियों से बनी संरचना होती है जो भोजन को लसलसा बनाने में, निगलने में और उसको मथने में काम करती है। और इसके अलावा यहाँ पर दांत होते हैं, 4 तरह के अलग अलग दांत होते हैं जिनको हम इंसिनर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। इनके बारे में अलग से मैं बात करेंगे। सेलिवरी ग्लैंड्स, ये लार ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी के अंदर ये लार ग्रंथियाँ होती है और ये लार का श्रावण करती है और लार भोजन को निगलने में मदद करती है और भोजन के पाचन में भी मदद करती है। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। यहाँ से मुख गुहा के बाद में जो भोजन है वो एक नली में जाता है, यहाँ पर खुलता है। इस नली को जो है हम ईसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। ईसोफेगस या ग्रास नली है जो आगे स्टोमक तक जाएगी, ठीक है। ये चेस्ट कैविटी में पूरी लंबी यहाँ तक फैली रहती है। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। इसके बाद में ये अल्फ़ाबेट यू के जैसा या जे की शेप में जो ब्लैडर नुमा संरचना होती है, ये इसको हम आमाशय या स्टोमक कहते हैं। और ये वो एक तरफ ऊपर की तरफ जो है ये इससे ईसोफेगस से, ग्रास नली से जुड़ा रहता है और नीचे की तरफ जो है ये डियोडिनम से जुड़ता है, यानी छोटी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से इससे जुड़ता है। आमाशय के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत वसाओं का डाइजेशन भी होता है और इसके अलावा यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत या क्षुद्रांत जिसको कहते हैं, ये कुंडली 6 से 7 मीटर लंबी ये जो पूरी संरचना ये छोटी आंत है, ठीक है। और छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ से मिलती है वो पार्ट सीकम कहलाता है। और यहाँ पर ये अपेंडिक्स, ये जो संरचना है इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ से ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा सीकम कहलाता है, ये जो पार्ट है ये कोलम कहलाता है और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम मलाशय या रेक्टम कहते हैं। और लास्ट में एनस, ये मेन पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हम एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो ये 5 मुख्य प्रक्रम है इसमें। भोजन का ग्रहण करना, इंडाइजेशन, पाचन, डाइजेशन और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन और मलत्याग, डिफेक्शन, ये पार्ट है। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण या इंजेशन, इसको पढ़ते हैं। मुख जिस गुहा में खुलता है उसे मुख गुहा या ओरल कैविटी कहते हैं। इस गुहा का आधार जो है वो पेशीय जीवा टंग का बना होता है जो खाद्य पदार्थों के निगलने, अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। मुख गुहा के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं जो भोजन को काटने, चबाने और पीस कर नरम करने का काम करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ आसानी से निगला जा सके। दांतों के 4 प्रकार होते हैं। दंत सूत्र क्या होता है इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। मुख गुहा छोटी कीप की आकृति की ग्रसनी में खुलती है जो आगे चलकर एक लंबी नलीकार ग्रास नली ईसोफेगस नामक रचना बनाती है। ईसोफेगस ग्रास नली जो है उसकी भित्ति पेशी होती है तो इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन या पाचन नहीं होता। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे आहार नाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का वह कौन सा भाग है या वह कौन सा अंग है जिसमें कोई पाचन नहीं होता। तो ये ग्रास नली है, इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली एक सक्रिय पेशी होती है जो संकुचन और अकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की क्रमागत क्रियाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों को मुख गुहा से आमाशय की ओर भेजती है। तो इसमें रिदमिक रूप से जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसके द्वारा भोजन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आमाशय की तरफ जो है ट्रेवल करता है, आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं आमाशय की। ये यू आकार की थैली या जे अल्फाबेट जो जे है उसके आकार की ये थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी पेशी संकुचन और अकुंचन की सहायता से, यानी यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, खाद्य पदार्थों को मथती है और आमाशय पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर इसे आगे ग्रहणी में यानी डियोडिनम की ओर धकेल देती है। आमाशय के बाद में अगला जो पार्ट है वो डियोडिनम कहलाता है, छोटी आंत का पहला भाग है, तो उस तरफ ये भोजन को धकेलता है। आमाशय और ग्रहणी के बीच में एक पेश से कपाट होता है, इसको पाइलोरिक वाल या पाइलोरिक कपाट कहा जाता है। तो ग्रहणी और आमाशय के बीच में जो वाल है, कपाट है, उसका नाम है पाइलोरिक वाल, जो खाद्य पदार्थों को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है परंतु उसे वापस नहीं आने देता। यानी जो आमाशय से ग्रहणी में जाने देता है लेकिन वापस ग्रहणी से आमाशय में जो भोजन है वो नहीं आ सकता। ग्रहणी से अंततः पचा हुआ भोजन शुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब इंटेस्टाइन में चला जाता है भोजन आगे
और शुद्रांत्र जो है वो संकरी और लगभग 6 से 7 मीटर लंबी नली होती है, जो कुंडलित रूप से उदर गुहा में हमारी उदर गुहा में रहता है। शुद्रांत्र यानी छोटी आंत के भीतर भीतरी पृष्ठ पर अंगुली की आकार के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको विलाई कहते हैं। तो ये छोटी आंत की जो ये बाहर वाली परत है और अंदर वाली जो परत है, इस पर ऐसे अंगुली के नुमा उभार पाए जाते हैं, इनको विलाई कहा जाता है। और इनके कारण शुद्रांत्र का, छोटी आंत का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, जिससे उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है और भोजन को अवशोषण में मदद मिलती है इनकी वजह से, विलाई की वजह से। तो विलाई कहाँ पाई जाती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी परत पर अंगुली के जैसे उभार पाए जाते हैं, जो छोटी आंत के एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देते हैं, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, विलाई कहलाते हैं। खाद्य पदार्थों के शरीर के लिए पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः शुद्रांत्र में ही होता है, यानी शुद्रांत्र में, छोटी आंत में सबसे अधिक अवशोषण हमारे शरीर में पचित भोजन का यहाँ से होता है। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव साइट कहा जाता है। यहाँ लगभग डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अधिकतर जो भोजन पचने के बाद जो भोजन है वो सारा यहीं से एब्जॉर्ब होता है। शुद्रांत्र आगे जाकर वर्धांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद अवशेष पदार्थ वर्धांत्र में चला जाता है। अब जो भोजन जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जिसका पाचन नहीं हुआ या जिसका अवशोषण नहीं हुआ, वो आगे अगला इसमें इंटेस्टाइन में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और मलाशय में एकत्र हो जाता है ये, और समय समय पर फिर वो गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। अब मानव में पाचन क्रियाएं कौन सी, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, डाइजेस्टिव एक्शंस इन ह्यूमर, अविलेय भोजन पदार्थों को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे दांत जो काम कर रहे हैं वो भौतिक है, और जो लार के अंदर जो एंजाइम्स है, या आमाशय में, छोटी आंत में जो एंजाइम्स है, वो जो काम कर रहे हैं वो रासायनिक क्रिया है। तो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अविलेय भोज्य पदार्थों का जटिल भौतिक पदार्थों का विलेय पदार्थों में, सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ये क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर मल द्वार एनस तक फैली रहती है। मनुष्य में पाचन क्रिया का अध्ययन निम्न चरणों में हम कर सकते हैं। सबसे पहले मुख गुहा में पाचन कैसे और किसका होता है। मनुष्य ठोस भोजन को दांत से पीस कर लुगदी के रूप में बदल देता है। भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियों से लार निकलती है, सैलावा निकलता है, जो हल्का सा अम्लीय होता है। इसकी पीएच 6.7 होती है। देखो, ये पीएच वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लार की पीएच कैसे होती है, तो हल्का अम्लीय पीएच होता है। यहाँ पर 6.7, 7 पे उदासीन है, 7 से कम पे अम्लीय है, और 7 से आगे क्षारीय है, तो ये हल्का अम्लीय होता है। 6.7 इसकी पीएच होती है। अब इसके क्या काम है, लार क्या काम करती है। सबसे पहले लार में जल और म्यूकस श्लेष्म होता है, जो भोजन को गीला और लसदार बनाता है। तो लार में पाए जाने वाले जल और जो श्लेष्म है, म्यूकस है, वो भोजन को गीला और लसदार बनाता है, ताकि भोजन को आगे निगलने में आसानी रहे। टाइलिन, ये लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, एक वीकर है, जो भोजन के मंड स्टार्च को शुगर में बदल देता है। इसे सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। इसका एक और नाम है सेलेवरी एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब वो एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और मंड जो है स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड्स शुगर है। तो मंड का यानी स्टार्च का, जो हम खाना लेते हैं आलू में, चावल में, रोटी में, इनमें जो मंड होता है उसको शुगर में, डाइसेकेराइड में या मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम जो है वो टाइलिन करता है। तो टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, सेलेवरी एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, लार में। क्या काम है, ये एंजाइम से जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, यानी स्टार्च को ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट करना। इसके अलावा यहाँ पर एक माल्टेज एंजाइम भी होता है, जो माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज जो शर्करा है, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम्स होता है माल्टेज। तो जैसे जैसे इनकी शर्कराओं का नाम है, वैसे ही एंजाइम्स के नाम होते हैं। जैसे माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करता है, सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट करता है, फ्रक्टेज फ्रक्टोज को कन्वर्ट करता है ना। अलग अलग नाम इनके होते हैं। तो माल्टेज एंजाइम्स भी पाया जाता है। और लार में पॉलीसेकेराइड एंजाइम्स भी होता है, पॉलीसेकेराइड एंजाइम्स। तो 3 एंजाइम्स के बात हमने यहाँ कर ली। टाइलिन की बात कर ली, माल्टेज की कर ली, और पॉलीसेकेराइड एंजाइम्स की बात कर ली। पॉलीसेकेराइड एंजाइम्स जो होता है वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को घोलकर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन के साथ जो बैक्टीरिया हमारी मुख गुहा में आ गए, उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करने के लिए उनकी कोशिका भित्ति को घोल देना, ये काम होता है पॉलीसेकेराइड एंजाइम्स का। तो माल्टेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम जिसको सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं,
और पॉलीसेकेराइड, ये 3 एंजाइम्स लार में पाए जाते हैं। इसके अलावा लार में कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेट म्यूसिन होते हैं जो बफर का काम करते हैं, यानी लार की पीएच को बिना चेंज करे हुए बफर का काम करते हैं यहाँ पर लाल में, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और म्यूसिन। अब अगला पार्ट है ग्रास नली। तो इसमें कोई पाचन नहीं होता, भोजन निगलने की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन होती है ये, यानी अपने आप चलती रहती है और ऑटोमेटिक होती है। और इसका जो केंद्र है वो मेडुला में स्थित होता है, हमारे ब्रेन में मेडुला में इसका केंद्र स्थित होता है। इसकी दीवारों से, यानी ग्रास नली जो इसोफेगस है, इसकी दीवारों में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें म्यूकस निकलता है, जो श्लेष्म उत्पन्न करती है। श्लेष्म भोजन को चिकना बनाता है, जिससे ग्रास नली की कर्माकुंचन यानी पेरिसिस्टलिस क्रिया के द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। यानी ऊपर वाले पार्ट में कुंचन होता है, नीचे में भोजन आ जाता है, फिर नीचे वाले पार्ट में कुंचन होता है, नीचे भोजन जाता है। इस तरह से नली में ऊपर से नीचे की तरफ भोजन जो है वो आमाशय तक पहुंच जाता है। अब अगला पार्ट है आमाशय। तो आमाशय कि कौन कौन से पार्ट है, ये डायग्राम है, आप इससे देखो समझो। ये इस तरह से इसके फंडिक पाइलोरिक ये पार्ट होता है आमाशय में, और ऊपर से ये ग्रास नली यानी कि इसोफेगस से जुड़ता है, और नीचे की तरफ ये डियोडिनम ग्रसनी से जुड़ेगा छोटी आंत के पहले भाग से। और ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैटेंड यू के शेप में, चपटा यू के अक्षर के जैसा ये होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि आमाशय में किस पोषक पदार्थ का पाचन नहीं होता, तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है, यानी धीरे धीरे, और कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा पाचन होता है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनमें जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। तो आमाशय की दीवार में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, जो क्या स्रावित करती है? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती है। और ये अम्लीय होता है, इसकी पीएच बहुत कम होती है, यानी ये प्रबल अम्लीय है। 0.9 से 1.5 इसकी पीएच होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और इस इतनी अम्लीयता जो होती है वो दाहक होती है। तो आमाशय में जब जलन होती है, आमाशय में कई बार खट्टी डकारें आना या एसिडिटी, अपच की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी की वजह से होती है। और आमाशय की भित्ति को इस एसिडिक अम्लता से बचाने के लिए भी वहाँ पर म्यूकस की परत पाई जाती है, ताकि जो आमाशय में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उससे आमाशय की दीवार को कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए म्यूकस की परत पाई जाती है। जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं जठर रस में, क्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जठर रस में 97 से 99% तो जल और कुछ म्यूकस और लवण होता है। म्यूकस इसकी दीवार को सुरक्षा के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गलाने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है जिसकी वजह से यहाँ पर अम्लीय माध्यम होता है। ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और हानिकारक जीवाणु जो है वो यहाँ पर इस अम्ल में नष्ट हो जाते, भोजन को सड़ने से बचाता है, और ये हड्डियों को गला भी सकता है। पेप्सिन एंजाइम्स यहाँ पर पाया जाता है। देखो यहाँ पर मुख्यतः प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है आमाशय में, कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता। थोड़ा बहुत वसा का डाइजेशन तो नहीं होता, लेकिन वो उसका अपघटन होता है। तो मेन जो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, पाचन करने वाला जो एंजाइम्स है वो है पेप्सिन, पीपी, प्रोटीन पेप्सिन, है ना। तो ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये प्रोटॉन्स और पॉलीपेप्टाइड आगे चल के एमिनो अम्ल में बदल जाएंगे। ग्लूकोज का जब डाइजेशन होता है तो उसके सरलतम जो संरचना है वो एमिनो अम्ल है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो उसकी जो सरलतम संरचना, लास्ट हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो ग्लूकोज है। और इसी तरह से जब वसा का डाइजेशन होता है तो उससे जो लास्ट सरल संरचना हमको मिलेगी वो गिल्सरोल और वसा अम्ल यानी फैटी एसिड्स है। अब यहाँ पर एक रेनिन नाम का एंजाइम्स होता है जो दूध की विलेय प्रोटीन कैसीन को ठोस और अविलेय दही में बदल देता है। यानी दूध को फाड़ने वाला या दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम्स है वो रेनिन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखना आप रेनिन। और दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। तो कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स कौन सा है? रेनिन। ठीक है, तो छोटे बच्चों में ये ज़्यादा बनता है। अब अगला है गैस्ट्रिक लाइपेज। जैसे लाइपेड यानी लिपिड, लाइपेज यानी लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स।
लिपिड का अपघटन करने वाला। तो लाइपेज लिपिड से बना, तो ये वसा का अपघटन करता है। अब है नेक्स्ट हमारा ग्रहणी में पाचन। छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रहणी, उसको डियोडिनम कहते हैं। तो यहाँ पर आमाशय में जो बना हुआ लुगदी के समान का भोजन है जिसको काइम कहते हैं, वह पाइलोरस कपाट से होता हुआ ग्रसनी में पहुंचता है, डियोडिनम में पहुंचता है। पाइलोरस पाइलोरस कपाट आमाशय और ग्रहणी के बीच में। और आमाशय में जो भोजन लुगदी के रूप में होता है उसको हम काइम कहते हैं। मुख गुहा के बाद में जो ईसोफेगस में आता है उसको हम बाइल कहते हैं। तो बाइल, उसके बाद में काइम। तो ग्रहणी में भोजन आ गया। यहाँ पर भोजन आने से पहले पित्तरस यानी बाइल जूस और बाद में अग्नाशयी रूस पेंक्रियाटिक जूस से मिलता है। जो भोजन आमाशय से यहाँ आया है उसमें अब यहाँ पर एक यकृत से आने वाली जो पित्त वाहिनी है, बाइल डक्ट है, जो पित्ताशय से पित्त रस को लेकर आएगी, वो यहाँ पर डाला जाता है ग्रहणी में। तो पित्त रस यहाँ पर मिल जाता है भोजन में। और यहाँ पर जो दूसरी साइड में एक और ग्रंथि जो है अग्नाशय, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस पेंक्रियाटिक जो जूस है उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो आके भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब पित्तरस क्या है इसकी बात करते हैं। बाइल जूस। पित्तरस का स्राव रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है और इन रासायनिक यौगिकों को कोलेगॉग कहते हैं। पित्तरस जो है वो हरे पीले रंग का और क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय तरल है। यानी इसकी नेचर कैसी है, क्षारीय प्रवृत्ति का है और हल्का क्षारीय है, 7.6 से 7.7 हरे पीले रंग का है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाता है। क्योंकि अभी भोजन कहाँ से आया है, आमाशय से, और आमाशय में क्या था, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। उसकी पीएच जो है वो 1 से कम थी। तो उस अम्लता को खत्म करने के लिए, क्योंकि अम्लीय माध्यम रहेगा ना तो अभी आगे यहाँ वसा का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो वसा के डाइजेशन के लिए, वसा को के पाचन के लिए अभी भोजन का माध्यम यहाँ पर क्षारीय होना आवश्यक है। और ये क्षारीय माध्यम कौन प्रोवाइड करता है, पित्त प्रोवाइड करता है। इसकी जो है पीएच 7.6 से 7.7 होती है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी पाचन में इसका बहुत महत्व है। ये आंत में कर्माकुचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस काइम में मिल सके। जो आमाशय से लुगदी के जैसा खाना आया जिसको हमने काइम नाम दिया है, तो एक काइम को आगे कि उसकी गति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और ये वसा का पायशीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है ताकि एस्टिएप्सिन नामक एंजाइम्स वसा का अधिकतम पाचन कर सके। देखो इस चीज़ को हमको समझना है कि वसा का पायशीकरण क्या है, कहाँ होता है, कौन करता है। तो वसा का पायशीकरण का मतलब है कि जो वसा है, तेल और घी की बड़ी बूंदें हैं, वो बड़ी बूंदों का अभी डाइजेशन नहीं हो सकता, तो उनको तोड़ कर छोटे छोटे बूंदों में बदलना है। घी और तेल की बूंदों को, बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है। ये काम कहलाता है वसा का पायशीकरण, इमल्सिफिकेशन। और ये कहाँ पर होता है, ग्रसनी में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट डियोडिनम यहाँ पर होता है। कौन करता है, तो ये काम वसा का पायशीकरण जो पित्त करता है। पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है। पित्ताशय जो है वो यकृत में स्थित होता है। अब क्योंकि जब तक ये वसा का पायशीकरण नहीं होगा, जब तक ये वसा छोटी छोटी तेल बूंदों के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक इस पर जो एंजाइम्स है, चाहे वो ये एटिप्सिन एंजाइम्स है, चाहे लाइपेज है, वो काम नहीं कर पाएंगे और इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। पित्त रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। देखो यहाँ पर 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ में पित्त के लवण, पित्त लवण और पित्त वर्णक है, जिसमें 2 वर्णक पाए जाते हैं। इनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, बिल रूबिन और बिल वर्डिन। यूरिन टेस्ट में ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। यूरिन का जब टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि अगर पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कार्बनिक पदार्थ है, पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त वर्णक कौन कौन से, बिल रूबिन और बिल वर्डिन। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट की वजह से ये क्षारीय होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट ये एक क्षार है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्षारीय होता है, हल्का दुर्बल क्षार होता है। इसकी वजह से इसकी पीएच जो है क्षारीय होती है। पित्त लवण जल तनाव को कम करके वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। तो जो विटामिन ए, डी, ई के, ये जो है ये वसा में घुलने वाले एंजाइम्स है, तो उनके पाचन में ये पित्त का मेन रोल है।
पित्त का क्षारीय गुण उसमें पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। पित्त वर्णक बिलरुबिन और बिलवर्डिन ये हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। तो बिलरुबिन और बिलवर्डिन ये जो पित्त के अंदर पाए जाने वाले वर्णक है वो किसकी वजह से बनते हैं? हीमोग्लोबिन के विखंडन से की वजह से। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, लाल रुधिर कणिकाएं, उनकी झिल्ली में ये पाया जाता है। ये एक रंजक है जो ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करके बांध के जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है कोशिकाओं तक। तो ये हीमोग्लोबिन के विघटन से दोनों ये वर्णक बनते हैं, उत्सर्ज्य पदार्थ होते हैं और अपच भोजन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये तो हो गई पित्त की बात। हम बात करते हैं अग्नाशय रस की, पैंक्रियाटिक जूस की। देखो इसमें भी 4 प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, अग्नाशय रस में। पहला है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ये काइम की शेष प्रोटीन, देखो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये इप्सिन, इप्सिन लास्ट में लगा ना, ये सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन और पेप्टोन को विलेय अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। प्रोटीन को या पेप्टोन को या पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, सरल जो इकाई है उसमें बदल देंगे। इसके साथ में यहाँ पर एमिलोप्सिन होता है। एमिलोप्सिन जो है वो मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। जो मंड है उसको यहाँ पर स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और माल्टोज फिर आगे जो है आगे ये डाइसेक्राइड है माल्टोज, आगे चल के इसका मोनोसेक्राइड में आगे डाइजेशन होगा छोटी आंत में। अब इसके बाद में है यहाँ पर एस्टिएप्सिन। ये पायसीकृत वसा को वशीय अम्ल और गिल्सरो में बदल देता है। तो वसा का जब डाइजेशन होता है तो उससे वसा अम्ल और गिल्सरो बनते हैं। तो ये वसा के डाइजेशन में काम में आता है एस्टिएप्सिन, जो अग्नाशय रस में पाया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, जो प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अणुओं को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। अब इसके बाद में शुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर किस तरह से पाचन होता है इसकी बात करते हैं। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में हो जाता है। ग्रहणी को हम इसी का पार्ट कह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही। तो ग्रहणी में अधिकतर पाचन हो जाता है। अवशेष भोजन का पाचन अब शुद्रांत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होता है। शुद्रांत्र की दीवारों में पाचन ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां और लीवर कण की प्रगुहिकाएं होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्रूनर ग्रंथियां और लीवर कण की प्रगुहिकाएं कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। इनमें जिनसे आंतरिक रस यानी इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। एक दिन में मनुष्य की आंत से 6 से 7 लीटर आंतरिक रस का स्रावण होता है। 6 से 7 लीटर इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है, जिसमें निम्नलिखित एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी आंत की दीवारों से जो आंतरिक रस निकलता है, ब्रूनर ग्रंथियां और लीवर कण की प्रगुहिकाओं से इंटेस्टाइनल जूस, उसमें कौन कौन से पाचन एंजाइम्स होते हैं वो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोकाइनेज। तो इंट्रोकाइनेज ये एंजाइम्स है जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। और आगे ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इरेप्सिन ये पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इंट्रोकाइनेज और ट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में काम में आता है। आर्जिनेज जो एंजाइम्स है वो आर्जिनिन अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है। तो आर्जिनिन अमीनो अम्ल से यूरिया बनती है और ये आर्जिनेज एंजाइम्स की वजह से बनती है। यूरिया ये उत्सर्ज्य पदार्थ है। प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो अम्ल के जब डाइजेशन होता है तो लास्ट प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया बनती है। और इसका सूत्र जो है वो NH2CuNH2 होता है। NH2CuNH2 ये यूरिया हमारा उत्सर्ज्य पदार्थ है। माल्टेज ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज डाइसेक्राइड है और ये ग्लूकोज सिंगल शर्करा में बदल जाता है ग्लूकोज में। सुक्रेज ये सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रोज डाइसेक्राइड है और फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। एकल शर्करा 3 होती है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टेज ये दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। गैलेक्टेज दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, तो लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है लैक्टोज को। लाइपेज लिपिड यानी वसा के लिए, तो ये शेष वसाओं को वशीय अम्ल और गिल्सरों में बदलता है। तो ये सारे एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और वसा के पाचन में मदद करते। शुद्रांत्र में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से ये रिलीज होते। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन का लगभग 90% जो है वो यहीं होता है और
डाइजेशन लगभग यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव साइट भी कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को। उपयुक्त पाचक रसों की क्रिया के बाद शुद्धांत्र में यानी छोटी आंत में भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन के अंतिम उत्पाद जल में विलय और विसरणशील होते हैं, यानी घुलने वाले होते हैं और डिफ्यूजिबल होते हैं। शुद्धांत्र की दीवारों से छोटी आंत की दीवारों में असंख्य रसांकुर विलाई होते हैं, अंगुली के जैसे अंदर की तरफ जो प्रवर्ध फैले रहते हैं वो, जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो अभी इस डाइजेशन के बाद अगला स्टेप्स जो है वो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अगला है सीकम पाचन। सीकम को हम बृहदांत का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट भी मान सकते हैं। तो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट है ये सीकम। मनुष्य में सीकम बहुत छोटा होता है, इसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता। जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय भैंस जो घास खाने वाले होते हैं उनमें सेलुलोज हो जाता है, और उनका जो सीकम है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले, सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जबकि हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं पाते, तो हमारे अंदर सीकम छोटा सा होता है और इसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। तो शाकाहारी जंतुओं में सीकम मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक लंबा होता है, जब क्योंकि इनमें निवास करने वाले जीवाणु सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो सीकम और सेलुलोज का पाचन यहाँ पर होता है, ये ध्यान रखना है। और जानवरों में ज़्यादा होता है, मनुष्य में नहीं होता सेलुलोज का डाइजेशन। बड़ी आंत, शुद्ध आंत से बचा हुआ अपचित भोजन, जो छोटी आंत से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बचा हुआ अपचित या जिसका अवशोषण नहीं हुआ, ऐसा जो भोजन है वो बड़ी आंत में आ जाता है। शुद्ध आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। बड़ी आंत की दीवारों में भोजन को कुछ लवण और जलों का अवशोषण हो जाता है, यानी जल और लवण का यहाँ पर अवशोषण होता है। डाइजेशन बहुत कम होता है यहाँ पर। शेष अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय रेक्टम में एकत्रित होता रहता है और समय समय पर मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये डाइजेशन था जो सभी पार्ट में, यानी मुख गुहा से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने बात कर लिया कि किस तरह से डाइजेशन होता है। अब इसके बाद में एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण यानी भोजन को शरीर में हर एक कोशिका तक पहुंचाना, और डिफेक्शन, ये जो पार्ट रह गए वो अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।